जय हिंद साथियों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर, बजट के प्रकार पर। ठीक है, बजट कितने प्रकार का होता है ये समझेंगे, इसकी किस प्रकार से हम परिभाषा दे सकते हैं इस पर बात करेंगे। इससे पहले हमने जो क्लास ली है जिसमें हमने बजट को समझा हुआ है, बजट की परिभाषा पर बात की, अर्थ पर बात की, उसकी विशेषता और महत्व पर भी हमने चर्चा की हुई है। तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। जिसने नहीं देखा है उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इसके बाद यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं, समझते हैं कि बजट के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले हम बात यदि बजट के प्रकार की करते हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि बजट हम किसे कहते हैं। तो हमने इसकी जो परिभाषा बनाई हुई थी, क्या परिभाषा बनाई थी कि एक तो ये सरकार का अनुमानित एक वर्ष का, मतलब कि एक वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा होता है, जिसे वित्त मंत्री संसद में पेश करता है उसे स्वीकृति के लिए। ठीक है, तो ये बजट की परिभाषा हो गई। अब जो बजट है उसको हम तीन प्रकार से उसे बांट सकते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भागों में ना करके सबसे पहले हम ये अध्ययन करें कि उसे बजट तीन प्रकार का हो सकता है। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं, कई भागों में बांट सकते हैं। तो वो चीजें हम नीचे देखेंगे और वो हमें अभी जरूरी नहीं है। जब आप पढ़ने लगोगे, उसको समझने लगोगे, तो आप खुद ही उसको बांटने लगोगे कि हाँ, एक ये बजट भी हो सकता है। अभी जो मुख्य रूप से हमें समझना है, पढ़ना है, ये तीन प्रकार आपने समझ लिए, तो इनके अंदर फिर आप बंटवारा कर सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से आप भी उसका मतलब प्रकार निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए जो बजट होता है हमारा वो तीन प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। आप अपने आप से स्वयं से लगा लीजिए। जैसे हमने कल हमारा उदाहरण लिया था कि हमें यदि मासिक आय कितनी ली थी हमने, 10,000 रुपए की। यदि मासिक आय हमारी 10,000 रुपए है तो ये जो मासिक आय है इसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, एक अनुमान लगा लेंगे कि एक वर्ष में हमारी कुल आय कितनी होगी। अब एक वर्ष की कुल आय क्या हो जाएगी, यदि 10,000 रुपए मासिक है तो वार्षिक आय जो होगी हमारी वो कितनी होगी, ये हो जाएगी फिर 1,20,000 के करीब, मतलब 1,20,000। अब ये हमने क्या लगाया है, अनुमान लगाया है एक प्रकार से। ठीक है, अब इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो खर्चे हैं और जो हमारी आय है उसके आधार पर एक लेखा तैयार कर रहे हैं। ये लेखा हमने तैयार किया है किसका, तो ये हमारा बजट हो गया। किसका तैयार किया है, हमारी आर्थिक क्रियाओं का। तो सरकार अपनी आर्थिक क्रियाओं का क्या कर रही है, यहाँ पे लेखा तैयार कर रही है। चलिए अब देखिए क्या रहता है, एक तो रहता है संतुलित बजट, दूसरा हो सकता है आधिक्य बजट और तीसरा हो सकता है घाटे का बजट। ठीक है, मतलब बजट ये तो प्रकार हमने समझे हैं कि ये तीन प्रकार का बजट हो सकता है, लेकिन कौन सा संतुलित बजट होगा, कौन सा आधिक्य बजट होगा, कौन सा घाटे का बजट होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम समझेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो संतुलित बजट क्या होगा, जिसमें आय और व्यय बराबर होना चाहिए, मतलब जितनी आपकी आय है आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो आप संतुलन की स्थिति में है। मतलब यदि आपकी मासिक आय 10,000 रुपए है तो आप एक महीने में 10,000 ही खर्च करोगे या फिर उसमें से कुछ बचत भी कर सकते हो। 10,000 से अधिक करोगे तो फिर कहां पहुंच जाओगे, आप घाटे में पहुंच जाओगे। तो वो कौन सा बजट हो जाएगा, घाटे का बजट। ठीक है, अपने आय के बराबर अपने खर्चे रखोगे तो ये क्या होगा, एक संतुलित बजट होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है मतलब सरकार को जितने आगम प्राप्त हो रहे हैं एक वित्तीय वर्ष में, जितने आगम हैं मतलब कि जितनी आय है उनके बराबर क्या हो, व्यय दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए, व्यय, यानी कुल आगम बराबर होना चाहिए कुल व्यय के। तो ये जो बजट होगा ये बजट कैसा होगा, ये संतुलित बजट होगा, जहां पर सरकार की आय और सरकार के खर्चे दोनों बराबर होंगे। यदि सरकार इस प्रकार से अपना बजट पेश करती है कि एक वर्ष में हमारी इतनी आय होगी और इतनी ही हम खर्च करेंगे, ना ही अधिक करेंगे ना ही कम करेंगे, तो ये किस प्रकार का बजट हो जाएगा, ये हो जाएगा संतुलित बजट। उसके बाद दूसरा बजट क्या है, आधिक्य बजट। क्या होता है, आधिक्य। आधिक्य का मतलब अधिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार के कुल आगम होते हैं, इसमें जो आगम होते हैं कुल आगम, इनकी संख्या अधिक दिखाई जाए। क्या दिखाई जाए, अधिक। यानी कि जो हमारे कुल खर्च हो रहे हैं सरकार के,
यानी कुल व्यय से ये अधिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अधिक। आगम अधिक होने चाहिए और व्यय कम होने चाहिए। तो ये किस प्रकार का बजट होगा? ये होगा आधिक्य बजट। किस प्रकार से? जैसे हमारी आय कितनी है? 10,000 रुपए है और 10,000 में से हम मान लीजिए 8,000 खर्च कर देते हैं और 3,000 2,000 क्या बचा लें? अपना बचत कर लें। ठीक है, आगम है हमारा 10,000, खर्च कर दिए 8,000, तो आगम बचत कितनी हुई? 2,000 की। अब ये जो बचत है ये हमने मान लीजिए रिजर्व करके रख ली। तो इसी प्रकार सरकार क्या करती है, जो उसको कर प्राप्त होते हैं तो मुद्रा भंडार में उसको जमा कर लेती है। ठीक है, अब ये क्यों करती है इसके कारण पर भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए क्यों करती है, इधर पहले कॉन्सेप्ट यही समझ लें। ठीक है, मतलब आय यदि प्राप्त हुई है तो उसमें से पूरा खर्च नहीं करेगी। कितना खर्च करेगी? कम। ठीक है, ये निशान क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है कि कुल आगम ज्यादा है और कुल व्यय कम है। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? ये कम होंगे यहां पर, और आगम कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, ये ज्यादा होंगे। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके लिए एक स्थिति हमने पढ़ी हुई थी। क्या स्थिति पढ़ी हुई थी? कल की क्लास में ये देखा था कि जहां पर बजट आधिक्य का होता है, आधिक्य का मतलब कि सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा कम पहुंचाना चाहती है। क्यों पहुंचाना चाहती है? क्योंकि सरकार, जो सरकारी बजट होता है वह स्थिरीकरण का कार्य करता है। स्थिरीकरण मतलब कि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व उसको लेके आना है। स्थायित्व लेके आना है मतलब कि यदि बजट ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें कि अर्थव्यवस्था में पैसा कम पहुंचाया जा रहा है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में पहले से ही पैसा ज्यादा है। कौन सी स्थिति होगी? मांग आधिक्य की। मतलब कि अर्थव्यवस्था में महंगाई होगी तब जाके सरकार इस प्रकार का बजट बनाएगी ताकि अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाए। ठीक है, तो एक प्रकार से स्थिरीकरण का कार्य ये बजट करते हैं। बजट का कार्य हमने कल समझे हुए, कार्य मतलब कि महत्व। ठीक है, जिन्हें हमने कल चर्चा की हुई थी, तो उन्हें ठीक से समझ लेना। क्या है? कब किया जाएगा आधिक्य बजट का प्रावधान? मतलब आधिक्य बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? जब अर्थव्यवस्था में पहले से ही पैसा बहुत होता है, महंगाई ज्यादा होती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? अर्थव्यवस्था में से पैसा निकालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में करों की जो दर है उसको बढ़ाई जाएगी तो पैसा तो अधिक आएगा, लेकिन जो कार्य चल रहे होंगे सरकार उन्हें रोक देगी कि इस वर्ष हम ये कार्य नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही मार्केट में पैसा अधिक है। तो कार्यों पर व्यय जो होगा वो कम होगा। तो ये किस प्रकार का बजट होगा? ये आधिक्य बजट होगा। यहां पर दोनों बराबर हैं, मतलब कि संतुलन है। एक ज्यादा है एक कम है। अब ज्यादा कौन सा है इसको ध्यान में रखना। लेकिन आधिक्य मतलब कि आगम ज्यादा होंगे तो ही क्या होगा? ये आधिक्य बजट कहलाएगा। अब इसका विपरीत कर दीजिए। विपरीत मतलब कि आगम की जगह यदि व्यय ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? जो कुल आगम है, आगम से ज्यादा हो जाते हैं क्या? व्यय। ठीक है, कुल आगम से कुल व्यय यदि ज्यादा हो जाते हैं तब कौन सी स्थिति हो जाती है? तब हो जाती है घाटे की बजट की। कौन से बजट की? घाटे की। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बारे में एक सेपरेट क्लास लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से कई सारे प्रश्न बनकर आते हैं। तो जहां पर कुल आगम कैसे हो? कम हो। किस प्रकार के हो? कम हो। मतलब कि जो सरकार को आय प्राप्त होती है टैक्सों से वो कम हो। इसके बाद जो व्यय है वो कैसे हो? अधिक कर दे सरकार, उससे क्या कर दे? अधिक कर दे। ठीक है, अब देखिए हम हमारा उदाहरण फिर से समझ लें। हमारी आय कितनी है? मासिक 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए, और साल की कितनी होगी? 1,20,000। अब यदि हम ये प्लान बनाते हैं कि इस वर्ष हमें ज्यादा खर्च करना है, ज्यादा खर्च करना है, मान के चलिए हम एक मकान खरीद लेते हैं, कोई प्लाट खरीद लेते हैं जिसकी कीमत कितनी हो जाती है? मान लीजिए कितनी है? 2,50,000 है। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं, हम उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, इतने में तो नहीं मिलता है आजकल। तो 2,50,000 उसकी कीमत है और हमारी आय कितनी है? 1,20,000। 1,20,000 आय है और खर्च कितना कर दिया हमने? खर्च कितना दिखा दिया है? 2.5 लाख का। 2,50,000 का तो 2.5 लाख का खर्च दिखा दिया है। यहां पर हमारे आगम कम है और खर्च ज्यादा है। आगम कम है, खर्च ज्यादा है,
तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये जो बजट होगा ये कैसा बजट होगा, हमारा घाटे का बजट होगा। यहाँ पर हम घाटा ले रहे हैं, कितने का घाटा हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो 1,30,000 हम अधिक खर्च कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1,30,000 हम अधिक खर्च कर रहे हैं। अब ये अधिक खर्च कैसे किया जाता है, यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है तो फिर आप समझ रहे हैं, और नहीं उठ रहा है तो मेरा साफ साफ कहना है कि आप नहीं समझ पा रहे। ठीक है, क्या समझना है, यदि देखिए हमने एक चीज पहले पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, मांग अधिक और न्यून मांग को कम करने के उपाय। तो उसमें हमने बजट के उपाय भी पढ़े हुए थे ना, कि बजट जब मांग कम होगी तो बजट क्या किया जाता है, घाटे का बजट बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, घाटे का बजट बढ़ाया जाता है। यहाँ पर घाटे का बजट लेकर आ रही है सरकार, इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में पहले से ही मंदी की स्थिति उपस्थित है, तभी तो सरकार घाटे का बजट बना रही है। क्योंकि सरकार को क्या करना है, मार्केट में पैसा पहुंचाना है, मार्केट में पैसा भेजना है, तभी तो घाटे का बजट लेके आ रही है। अब घाटे के बजट में हमने एक चीज पढ़ी हुई थी पहले, क्या किया जाता है कि घाटे के बजट में या तो सरकार क्या करती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलती है कि आप नए नोट जारी कीजिए, मतलब नए नोटों की छपाई की जाती है। जैसे हमने 1,30,000 का क्या किया है, लोन लिया है मान लीजिए। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, एक उपाय बता रहे हैं कि सरकार घाटे का बजट बनाएगी तो खर्च जो करेगी, जो खर्च अधिक करना है उसे, मान लीजिए उसकी आय इतनी ही है 1,20,000 और खर्च करती है वह 2.5 लाख, तो 1,30,000 जो बच रहे हैं इसके क्या करेगी सरकार, नए नोट जारी कर देगी। क्या कर देगी, नए नोट मार्केट में लेके आ जाएगी। उससे आय नहीं हुई है, देखिए इससे एक तो होता क्या है, एक तो उत्पादन बढ़ता है, और पैसा लगेगा तो कहां जाएगा, पैसा जाएगा मार्केट में, और उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आय उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बदले में कुछ प्रावधान तो होता है ना। ठीक है, अब कुछ ना कुछ प्रावधान तो करना पड़ेगा सरकार को कि भाई ये जो नए नोट आप छाप रहे हैं ये किस मूल्य पर छाप रहे हैं। यदि सरकार ऐसा ही करती रहे, क्या करती रहे कि बाजार में क्या हो, मांग कम हो तो नए नोट जारी कर दे, मांग उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा करने से देश का विकास नहीं होता है। मुद्रा का जो मूल्य है उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होना चाहिए, साख निर्माण के द्वारा होना चाहिए, तो ठीक रहता है। लेकिन इस स्थिति में सरकार एक प्रकार से रिस्क लेती है। कैसा रिस्क, कि नए नोट जारी कर देगी और बाद में प्लान बनाती है कि इसे हम टैक्सों के जरिए क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ये जो घाटा होता है वो पूरा हो जाता है, टैक्सों के जरिए उसको ले लेती है। अब अगले साल जैसे तेजी की स्थिति आ गई तो टैक्सों को बढ़ा दिया जाएगा, उतना क्या कर लिया जाएगा, वो हो जाएगा। और ऐसा भी प्रावधान रहता है कि कभी कभी यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट छापती है, जारी करती है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। जैसे कि या तो उतने मूल्य के अंश खरीद के रख ले, शेयर खरीद के रख ले, या फिर उतने मूल्य का सोना खरीद के रख ले, या कुछ प्रतिशत सोना खरीद के रख ले। जैसे कि 1,000 रुपए के नोट छापने हैं, ठीक है, तो 1,000 में से मान लीजिए 50% का सोना खरीद के रख ले। वो सरकार का अपना प्रावधान होता है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे तो फिर ठीक से समझेंगे उसे। अभी सिर्फ इतना समझ लिया है घाटे का बजट क्या होता है, कि सरकार के जो कुल आगम होते हैं वो जो कुल आगम होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन सरकार उससे अधिक खर्च कर देती है, तो वो हो जाता है घाटे का बजट। ठीक है, ये कौन सी स्थिति में लाया जाता है, यदि अर्थव्यवस्था में पहले से ही मंदी की स्थिति उपस्थित होती है तो इसे मंदी को कंट्रोल करने के लिए लाया जाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचाया जा रहा है तो इसके लिए सरकार ऋण भी ले सकती है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या व्यापारिक बैंकों से सरकार ऋण लेकर भी ये प्रावधान कर सकती है, या फिर आरबीआई के द्वारा नए नोट छपवा कर भी ये प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो ये घाटे का बजट होता है। बस यहाँ कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना याद रखना है कि जब संतुलित बजट होता है तो आगम और व्यय दोनों बराबर होते हैं। आधिक्य का बजट रहता है तो कुल आगम अधिक रहता है। क्या अधिक रहता है, कुल आगम, और जो कुल व्यय रहते हैं वो कम रहते हैं। और घाटे के बजट में क्या होता है, यहाँ पर कुल आगम कम होता है तथा जो कुल व्यय होता है वो अधिक दिखाया जाता है। ठीक है, ये तो अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी आप परिभाषा भी याद करके रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम क्लास लेने वाले हैं एक। ठीक है, कि घाटे का बजट क्या होता है और घाटा क्या होता है, तो इसमें सारे प्रावधान आते हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे हम एक सेपरेट क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है कि हमारे तीनों कॉन्सेप्ट याद हो गए हैं। ठीक है,
तीनों कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझ लिए। और कब कब बनाए जाते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कब होगा? जब पहले से ही मांग अधिक होगी, और ये कब होगा? जब पहले से ही मांग कम होगी, ठीक है, मतलब मंदी होगी। और इसका उद्देश्य जो रहता है, इसका उद्देश्य केवल अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना रहता है। क्या रहता है? स्थायित्व, ठीक है। यहां पर सरकार खर्च कर सकती है, लेकिन उतना ही खर्च करेगी जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो, ठीक है, रोजगार कम ना हो, ये इसका उद्देश्य रहता है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब बाकी की जो चर्चा, आगे वाला जो टॉपिक है, इस पर हम अगली क्लास में करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।